नमस्कार, इंडिया डेली देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। हाजिर हूं लेकर के आपका मेगा शो सवाल 10 बजे में। और ऐसे में 10 बजे में आज एक महत्वपूर्ण सवाल हम खड़ा करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे इस्लामाबाद की। इस्लामाबाद में हाई कोर्ट के बाहर और G11 परिसर में हुए ब्लास्ट की, जिस पर भारत और पाकिस्तान में जुबानी जंग शुरू हो गई है। पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में हाई कोर्ट के बाहर हुए ब्लास्ट को लेकर भारत पर बड़े आरोप लगा दिए हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा है कि भारतीय समर्थन से सक्रिय समूहों ने ब्लास्ट को अंजाम दिया है। इस आरोप के बाद दोनों ही देशों की यदि बात करें, दोनों देशों में जुबानी जंग शुरू हो गई है। ब्लास्ट में मंगलवार को 12 लोगों की मौत हुई है, वहीं दर्जनों के घायल होने की भी जानकारी मिल रही है। पाकिस्तान के इस बयान पर भारत ने भी प्रतिक्रिया दी है। वहीं विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इसको लेकर के साफ किया है, स्थिति साफ की है। कहा है कि पाकिस्तानी नेतृत्व की ओर से लगाए जा रहे जो तमाम आरोप है पूरी तरीके से बेबुनियाद और निराधार साबित है। और ऐसे में आपको बता दें, इसे सीधे तौर पर भारत खारिज करता है। ये भी रणधीर जायसवाल जो है वो साफ करते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए, विदेश मंत्रालय की तरफ से जो आरोप पाकिस्तान लगा रहा था उसका खंडन कर दिया गया है। ये पाकिस्तान की एक रणनीति है। इस रणनीति के तहत पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है, जिसके जरिए वे भारत के खिलाफ झूठी कहानियां गढ़ करके अपने देश में चल रही सेना प्रेरित संवैधानिक जो कहीं ना कहीं ढांचा है उसकी तोड़फोड़ और सत्ता हथियाने की कोशिशों से जनता का ध्यान भटकाना चाहता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस हकीकत से अच्छी तरह से वाकिफ है और पाकिस्तान की ध्यान भटकाने वाली जो रणनीति है, या यूं कहे ये जो चाल है, इस चाल से कोई भी कहीं ना कहीं परेशान नहीं है, क्योंकि सबको पता है पाकिस्तान इसी तरीके से करता आया है। और ऐसे में भटकाने वाली चालों से ये कहा जा रहा है कि गुमराह नहीं कर सकता पाकिस्तान, क्योंकि अब वहां के लोगों को भी पता चल गया है। वही पाकिस्तान के पीएमओ ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि भारत की शह पर अफगानिस्तान से एक्टिव फितना अल ख्वारिज ने भी इसी समय वाना में मासूम बच्चों पर हमला किया था। उस कैडेट कैंप पर अब समय आ गया है कि दुनिया भारत की ऐसी ही नापाक साजिशों की निंदा करे। दोनों हमले इस क्षेत्र में भारतीय राजकीय आतंकवाद के सबसे बुरे उदाहरण हैं। और ऐसे में देखिए, हम लगातार आपको बता रहे हैं, जानकारियां दे रहे हैं, इसके साथ साथ अब कुछ डिटेल्स आपके सामने रख देते हैं और डिटेल्स कुछ ग्राफिक्स के माध्यम से रख रहे हैं, जहां किस तरीके से देखिए पीएमओ ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए भारत पर आरोप लगाया है। शहबाज शरीफ ने क्या कुछ लिखा आपको दिखाते हैं। देखिए, शहबाज को भारत का करारा जवाब। किस तरीके से जवाब दिया। ये ब्लास्ट पाकिस्तान की बड़ी चाल है। जिस तरीके से चालबाजी करता हुआ पाकिस्तान नजर आता है, ऐसा ही अमूमन वो पहले भी करता रहा है। साथ ही साथ आपको बता दूं, पाक के आरोप बेबुनियाद और पूरी तरीके से निराधार है। पाकिस्तान एक्सपोज हो चुका है। यहां पर विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया है, पाक के आरोप पूरी तरीके से बेसलेस है, कोई इसका बेस नहीं है, साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं। और आपको बता दें, पाक के आरोपों में कोई भी सच्चाई नहीं है। पाकिस्तान एक रणनीति के तहत काम कर रहा है, जिसमें भारत के खिलाफ षड्यंत्र पाकिस्तान रचता हुआ नजर आ रहा है। झूठी कहानियां गढ़ रहा है पाकिस्तान। यह भी विदेश मंत्रालय ने साफ किया, रणधीर जायसवाल ने साफ किया। सत्ता हथियाने के लिए ध्यान भटका रहा है पाक। अब समझिए किस तरीके से पाकिस्तान जो है अपने ही घर के भीतर लोगों को भटका रहा है, लोगों को इस विचार से भटका रहा है कि किस तरीके से सेना वहां पर पूरी तरीके से काबू करना चाहती है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाक की हकीकत से पूरी तरीके से जानते हैं, पूरी तरीके से वाकिफ है और जानते हैं कि हकीकत आखिर में क्या है। फिर से पहुंच जाएंगे आईएमएफ के पास कटोरा लेकर भीख मांगने। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय किस तरीके से अब एक्सपोज कर रहा है लगातार। देखिए, प्रधानमंत्री मोहम्मद शहबाज शरीफ द्वारा इस्लामाबाद G11 कचहरी में भारत द्वारा प्रायोजित फितना अल ख्वारिज और इसके साथ साथ फितना अल हिंदुस्तान को लेकर के बात कहते हुए नजर आए। कहा कि इनके द्वारा किए गए आतंकवादी हमले की कड़ी शब्दों में वो निंदा करते हैं, जबकि अपने गिरेबान में नहीं देख रहे हैं। प्रधानमंत्री ने हमले में शहीद हुए लोगों को उच्च पद और उनके परिवारों को उत्तम धैर्य प्रदान करने के लिए भी कह दिया है। तो देखिए, अपने घर की चिंता नहीं है, लेकिन बातें बड़ी बड़ी करनी है। प्रार्थना भी की है, साथ ही घायलों को सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के निर्देश तक दे दिए हैं।
तो देखिए अपने घर के भीतर नहीं झांकते हैं शहबाज शरीफ, लेकिन तिलमिला उठते हैं, बौखला उठते हैं। आगे बताते हैं, प्रधानमंत्री ने घटना की जांच के आदेश दिए और कहा कि दोषियों को निश्चित रूप से न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कॉपी करना चाहते हैं। भारत की शह पर अफगानिस्तान से सक्रिय फितना अल ख्वारिज ने इस समय वाना में मासूम बच्चों पर हमला किया। अब आ गया है समय कि दुनिया भारत की ऐसे ही नापाक साजिशों को समझे। अब आपको हम बता देते हैं कि रणधीर जायसवाल ने इसका जवाब कैसे दिया है। भारत स्पष्ट रूप से विक्षिप्त पाकिस्तानी नेतृत्व द्वारा लगाए जा रहे निराधार और बेसलेस पूरी तरीके से जो आरोप है उन्हें स्पष्ट रूप से खारिज करता है, खंडन करता है। देश में चल रहे सैन्य प्रेरित जो संवैधानिक विध्वंस और इसके तहत जो चल रही रणनीति है, सत्ता लोलुपता से अपनी जनता का ध्यान भटकाने की जो कोशिश कर रहा है, वो वाकिफ लोग उससे हो चुके हैं। भारत के विरोध झूठे आख्यान गढ़ना और पाकिस्तान की एक और जो तस्वीर है वो साफ हो चुकी है। आपको बता दें कि किस तरीके से लगातार जो है पाकिस्तान हर मोर्चे पर अब एक्सपोज हो रहा है। क्लियर कट तरीके से रणधीर जायसवाल ने इस बात को रखा है और कहा है कि जिस तरीके से झूठे आरोप पाकिस्तान मरता है ना, ये तो फितरत में शुमार है पाकिस्तान के, और कुछ भी होता है उसका सीधे सीधे आरोप लगा देते हैं भारत पर, पड़ोसी पर। वही पड़ोसी जो कि हमेशा जवाब देता है, करारा प्रहार करता है और मुंह की खानी पड़ती है पाकिस्तान को। शहबाज शरीफ लगातार बौखलाहट में कुछ ना कुछ ऐसा बयान दे जाते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा कह जाते हैं जिससे चारों खाने चित हो जाते हैं, चारों खानों में बेइज्जती होती है। और ऐसे में आज इसी पर हम चर्चा भी करने वाले हैं कि पाकिस्तान आखिर किस एजेंडे के साथ आगे बढ़ रहा है। क्या है पाकिस्तान के मन में, शहबाज शरीफ के मन में, वहां के डिफेंस मिनिस्टर के मन में, क्यों इस तरीके की अनर्गल बयानबाजी करते हैं? क्या पहले सोचते नहीं है बोलने से पहले? क्या इनके अंदर क्या चल रहा है, इनका मिजाज क्या है? क्यों इस तरीके से कुछ भी खैबर पख्तूनख्वा में होता है उसका आरोप भारत पर, बलोच जो कुछ करे वो भारत पर, ऐसा क्यों हो रहा है? बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ हमारा बड़ा पैनल एक जुड़ा हुआ है जिनसे डिस्कशन हम करेंगे। सबसे पहले कर्नल शिवदान सिंह का मैं बहुत स्वागत करूंगी, डिफेंस एक्सपर्ट है। कर्नल कुणाल भट्टाचार्य भी हमारे साथ जुड़े हुए डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ रिटायर्ड जो कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। संजीव श्रीवास्तव विदेश मामलों के जानकार यानी कि फॉरेन एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले यूके देवनाथ सर, वेरी गुड मॉर्निंग। और सबसे पहला सवाल यही आपसे मैं पुटअप करना चाहूंगी सर, झूठ पे झूठ, उसके बाद ये कहा जाता है ना विनाश काले विपरीत बुद्धि, पाकिस्तान का भी कुछ ऐसा ही हाल नजर आ रहा है। कुछ भी होता है पाकिस्तान में आरोप भारत पर। रितु जी, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, उनके डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ, ये बार बार जो भारत की तरफ अपनी उंगली उड़ाते हैं, ये बहुत ही हास्यास्पद है। ये दिखाता है कि ये कितने नासमझ हैं। सबसे बड़ी बात यह भी दिखाता है कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज ISI और पाकिस्तान की आर्मी जो इन लोगों को हर रोज सुबह 9 बजे एक ब्रीफिंग देती है, या पाकिस्तान की ISI और पाकिस्तान की आर्मी का जो DG ISPR है, उसकी ब्रीफिंग को बस आंख बंद करके भारत की तरफ उंगली उठाकर उसी को रिपीट कर देते हैं। इनके पास कोई एविडेंस नहीं होता। अभी इस्लामाबाद में कोर्ट के बाहर जो धमाका हुआ है, उसके लिए तो TTP ने आकर बयान दिया है, जिम्मेवारी ली है। TTP ने कहा है कि जिस कोर्ट में ये धमाका किया गया है, उस कोर्ट में लगातार TTP के खिलाफ काफी सारे केस दायर हुए थे और जो वहां के लॉयर्स हैं, जज हैं, उन्होंने TTP के खिलाफ डिसीजन दिया था। इसलिए वह बदला लेने के लिए इस कोर्ट के बाहर धमाका कर रहे हैं। और TTP ने तो अपने स्टेटमेंट में यह भी कहा है कि जब तक पूरे पाकिस्तान में शरीयत बेस्ड लॉ लागू नहीं हो जाता, तब तक TTP पाकिस्तान में इस तरह के धमाके करती रहेगी। इतना क्लियर एविडेंस है कि TTP ने धमाका किया है और TTP अब उसके लिए स्टेटमेंट भी दे रही है। क्या TTP के साथ भारत के संबंध हैं? अभी तक एक छोटा सूत बराबर, बाल बराबर भी एविडेंस पाकिस्तान ने नहीं पेश किया है कि भारत का TTP के साथ क्या संबंध। हाँ,
सिर्फ एक चीज मैं दावा करता हूं और छाती ठोक के दावा करता हूं कि भारत का अफगानिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन, भारत का फिलहाल पाकिस्तान के खिलाफ जो देश है अफगानिस्तान, उसकी जो राजधानी है काबुल, वहां पे जो तालिबान है, हम उनके साथ, तालिबान सरकार के साथ पैंठ बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या भारत ने टीटीपी को कोई इसी तरह की आर्थिक, सैनिक, ट्रेनिंग या हथियारों की कोई मदद की है? एक सूद के बराबर एविडेंस अब तक पाकिस्तान नहीं दे पाया है। जी देवनाथ सर, लेकिन इससे पहले भी जब हम पहलगाम आतंकी हमला हुआ था, उसके बाद जब भी हमारी बातचीत हुई थी, जब भी हमने इस पर डिस्कशन किया था, हमने एक बात सबसे अहम जो डिस्कस की थी वो यही था ना कि अपने घर के भीतर नहीं झांकते, अपने घर में क्या है, क्या रिसोर्सेज है, पानी है या नहीं है, ये भी नहीं झांकते हैं, लेकिन दूसरे के घर में, दूसरे के आंगन में झांकने की बड़ी आदत सी हो गई है पाकिस्तान में। रितु जी, हो ये रहा है कि पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन जब भी फेल होती है, रोज फेल हो रही है। पाकिस्तान में आज अनएम्प्लॉयमेंट है, सर आदत। तो जब भी इनको अपनी मासूम जनता का ध्यान भटकाना होता है पाकिस्तान की आंतरिक स्थिति से, दो चीजें करते हैं। एक तो जोर से बोलते हैं कि कश्मीर हमारा है, इससे पाकिस्तान की जो आम जनता है वो थोड़ा जोश में आ जाती है और पाकिस्तान की फौज के साथ, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़ी हो जाती है। दूसरा, पाकिस्तान में जब भी कुछ गड़बड़ी हो वो कहेंगे कि ये भारत ने कराया है। इससे क्या होता है, आम जनता वाकई सोचती है कि हाँ, देयर इज ए दुश्मन, एक दुश्मन देश है हिंदुस्तान, और पाकिस्तान की आर्मी को और पाकिस्तान की सरकार को सपोर्ट करो ताकि हमारे दुश्मन देश हिंदुस्तान से हम निपट सकें। तो ये बहुत ही घटिया इनकी साइकोलॉजी है, लेकिन हम भारत में जानते हैं कि इस तरह के घटिया बयानों से वो कब तक बचेंगे। अंग्रेजी में कहावत है सूनर और लेटर, और हिंदी में कहा जाता है कि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। ये सारे पाकिस्तान के जो एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, आप देखेंगे और 15 दिन में नहीं तो 1 साल में ही लड़खड़ाएंगे और गिरने वाले हैं। जी बिल्कुल। यूके देवनाथ सर, आपके पास वापस लौटूंगी। हमारे साथ कर्नल शिवदान सिंह सर जुड़े हुए हैं। सर से मैं कल भी चर्चा कर रही थी इसी बात पर। जब चर्चा हो रही थी तो पाकिस्तान का नाम कैसे अब जैश का नाम अब कनेक्ट किया जा रहा है। दिल्ली में जो हिंसा, माफ कीजिएगा, जो हम ब्लास्ट हुआ है, उसके बाद नाम जोड़ा गया जैश का। हमने तो नहीं बोला कि पाकिस्तान ने किया, खुद ही नाम आ रहे हैं, एविडेंसेस आ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इतनी समझ तो भारतीयों में है, इतनी समझ तो हमारी मंत्रालय में, विदेश मामलों के जानकार लोगों में है कि कम से कम जब तक सब सामने ना आ जाए, जब तक सब कुछ प्रमाणित ना हो जाए, तब तक इस तरीके की बेबुनियाद जो बातें हैं वो ना करें। यही रणधीर जायसवाल आज कहते हुए भी नजर आए। पाकिस्तान के इस्लामाबाद हाईकोर्ट के परिसर में क्या होता है उसका जिम्मेदार भारत कैसे है? अपने अंदर भी तो झांके। देखिए, मैं यह बताना चाहता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद के अंदर जो हमने पाकिस्तान को जवाब दिया था, तो जो दिल्ली में हादसा हुआ है, पाकिस्तान उसके बाद भी यही एक्सपेक्ट कर रहा है कि हम ऑपरेशन सिंदूर जो मैंने बोला है खत्म नहीं हुआ, चालू है, उसके द्वारा पाकिस्तान को कोई जवाब देंगे। तो इससे डर के पाकिस्तान ने जानबूझ करके ये धमाके अपने यहां कराए हैं, जिससे कि दुनिया को दिखा सके कि भारतवर्ष हमारे देश में आतंकी गतिविधियां चलाने की कोशिश कर रहा है। और जो ये आतंकवादी संगठनों के नाम लिए हैं, इन आतंकवादी संगठनों को पहली बार लोग सुन रहे हैं कि ये आतंकवादी संगठन भी पाकिस्तान में चल रहे हैं। इसके साथ साथ पूरी दुनिया को भारत ने कह रखा है कि आप आकर के हमारे देश में देख सकते हैं कि कहीं पर भी आपको आतंकवाद की ट्रेनिंग कोई मिले, कुछ इस तरह का हरकत मिले, तो आप बता सकते हैं कि हमारा देश खुला है, यहाँ पर प्रजातंत्र पूरी तरह से लागू है, इसमें कोई छिपा नहीं है। तो सेना को थोपा जा रहा है, वहां के संविधान को खत्म करने की साजिश हो रही है, और वही तो ध्यान भटकाने की कोशिश शहबाज शरीफ भी कर रहे हैं। 1947 से वहां की सेना ने हमेशा ये कोशिश की है कि देश को ये दिखाया जाए कि हिंदुस्तान तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है और हम तुम्हारी अस्तित्व की लड़ाई हम ही लड़ रहे हैं, यदि हमने ये नहीं किया तो हिंदुस्तान आपको बर्बाद कर देगा। तो ये वहां की सेना और पाकिस्तान का दुर्भाग्य है कि वहां की सेना ने पाकिस्तान को पूरी तरह अपने कब्जे में ले रखा है। इसका नतीजा है कि आतंकवाद के लिए पाकिस्तान एक फैक्ट्री बन चुका है जो पूरे दुनिया में आतंकवादी सप्लाई कर रहा है। आपको पता है, इतने बड़ी रूसी सेना को
पाकिस्तान समर्थित आतंकियों ने वापस किया। इसके बाद तरह तरह के आतंकी जगह जगह भेजे जा रहे हैं पाकिस्तान के द्वारा। तो ये पाकिस्तान ने ये नहीं सोचा कि इस तरह के आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त होकर के उसके देश की आर्थिक स्थिति क्या होगा। आज दुनिया का कोई भी देश आर्थिक स्थिति का जिक्र और पाकिस्तान का जिक्र अगर करेंगे तो दूर दूर तक कोई तालमेल होगा नहीं शिवदान सर। और हमारे साथ कर्नल कुणाल भट्टाचार्य सर भी जुड़े हुए हैं। सर से मैं एक प्रतिक्रिया इसी पर चाहूंगी। सर, कहा जाता है ग्लोबल लेवल पर, अगर इंटरनेशनल लेवल पर कहें तो अलग थलग पाकिस्तान पहले से पड़ा हुआ है, IMF से चीजें मिल नहीं रही है। और ऐसे में अगर अब देखें, अपने घर में तो झांकने की आदत पहले से ही नहीं है, दूसरे के आंगन में जा रहे हैं। वही अगर आप बात करें अभी इस्लामाबाद में जो हुआ है, अपने घर में कितना विद्रोह है वो नहीं देख रहे हैं। बलोच कितने वहां पर विद्रोही हो रहे हैं, अलगाववाद को लेकर के किस तरीके की तस्वीर है वो नहीं देख रहे हैं। लेकिन सीधे सीधे दाना पानी लेकर के भारत के ऊपर पाकिस्तान क्यों चढ़ जाता है? मेन थिंग है, पाकिस्तान का पास इतना कर्ज है, फॉरेन डेट्स है, वो भारत के साथ एक लड़ाई करे और भारत को ब्लेम करे और वहां से वर्ल्ड बैंक से कुछ मदद मांगे, अमेरिका से कुछ मदद मांगे, क्या वो लोन शोध कर सके। ये उनका एम है। भारत से लड़ाई करने का इरादा, मतलब वो जीतने का इरादा नहीं है। उसमें से वो उनका जो डेट है वो इसीलिए वो लड़ाई एक कहानी हर टाइम बना रहा है और एक वर्ल्ड ओपिनियन खड़ा करने का कोशिश कर रहा है। जे भारत, ये आपने जो बोला है फितना अल हिंदुस्तान, ये कोई एक ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान ने बनाया और ये नाम मैं कभी सुना नहीं है, लेकिन ये पाकिस्तान का बना हुआ है। कोई इमेजिनरी ऑर्गेनाइजेशन बना के वो शहबाज शरीफ बोल रहा है जे भारत ने ये अटैक किया है, जो क्या एक्चुअली TTP पाकिस्तान तालिबान पाकिस्तान, वो TTP ऑलरेडी बोला है जे हमने इस बॉम्बिंग का जिम्मेदारी लिया है। 12:39 PM लोकल टाइम, 12:40 तक वो इस्लामाबाद में जो हुआ है वो उसका जिम्मेदारी लिया है। उसके बाद भी वो भारत के तरफ उंगली कर रहा है। और एक बात मैं कहना चाहता हूं, ये पाकिस्तान को पता होना चाहिए, जे जो सांप को, स्नेक को दूध पिला के बनाता है, उसको बोले जे सिर्फ इंडिया को ही तुम काटना, तो वो नहीं होता है, वो अपने आप को भी कभी कभी काटता है। ये भी एड ऑन हो जाता है इसमें फिर ये कि अभी तो फिलहाल जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुआ, गलती खुद की है, लापरवाही खुद की है, रैदर देन इन्वेस्टिगेशन सीधे आकर के चढ़ जाना भारत पर। लेकिन इससे पहले भी कोई पीछे नहीं रहे हैं, और भी कई घटनाएं आई हैं। खैबर पख्तूनख्वा आपको पता होगा, जहां किस तरीके से कई जो कैंप्स लगे हैं, वहां पर नजर नहीं है उनकी। वहां पर किस तरीके से पाकिस्तान में, खास तौर पर अगर कहें पाकिस्तान में जो सैन्य एक तरह से शक्ति को और ज्यादा प्रभावी करने की कोशिश की जा रही है, इसके खिलाफ जो आग उठ रही है उस आग पर पानी नहीं डाल रहे हैं। एक्चुअली हमारा हमने देखा है, जो दिल्ली में हमारा बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, 3-4 घंटे का अंदर गाड़ी का नंबर प्लेट, गाड़ी का कौन मालिक है, कौन कौन आदमी इसमें इन्वॉल्व है, गाड़ी कैसे कैसे किसको किसको बेचा गया है, सीरीज ऑफ थिंग्स, कितने बजे वो बॉर्डर क्रॉस किया, कितने बजे वो पार्किंग में था, कितने बजे ये बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, ये सब हमारा 4-5-6 घंटे में हो गया है। लेकिन ये पाकिस्तान का जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, ये बोला है आतंकवादी सुइसाइड बॉम्बर है, 12 आदमी मारे गए, 27 आदमी इंजर्ड हुआ है। लेकिन वो कौन सा गाड़ी का नंबर, गाड़ी में कौन था, हु वाज दैट सुइसाइड बॉम्बर, इसके बारे में कुछ नहीं पता है। ये सिर्फ मतलब ये गाड़ी किसका, ये भारत है, पाकिस्तान से इसकी तुलना दूर दूर तक नहीं हो सकती है। यहाँ एकदम ये सिर्फ इंडिया को एक बदनाम करने के लिए नाम भेज दिया है। उनका कोई वो गाड़ी का तो पता होना चाहिए, वो किसका गाड़ी है, कब चोरी हुआ है या किसको बेचा है, वो ओनर को पकड़ा क्या नहीं है, ये तो हो जाना चाहिए।
कुछ नहीं हुआ है। एकदम माइनर लेवल पे कहा जाए तो डिफ्यूज भी कर दिया है भारत ने, और पड़ताल भी कर रहे हैं कितने कितने किलो अमोनियम नाइट्रेट तो मिल भी गया है अभी तक, और ये लगातार सीरीज अभी भी जारी है, रेड्स बढ़ रहे हैं। देखिए एक्शन भारत ऐसे लेता है, तगड़ा जवाब देता है। संजीव श्रीवास्तव सर हमारे साथ जुड़े हुए फॉरेन एक्सपर्ट के तौर पर। सर आपके चश्मे से मैं समझना चाहूंगी, मैं बात करूंगी चीन की भी यहाँ पर, क्योंकि चीन का एक पैटर्न रहता है पड़ोसियों से दुश्मनी लेने का। पाकिस्तान भी अछूता नहीं है। पाकिस्तान भी देखिए हर एक तबके से, अगर अफगानिस्तान की बात करें, इसके अलावा ईरान की बात करें, भारत तो पहले से ही जो स्थिति है हम देख रहे हैं। तो क्या ये चाइना का पैटर्न पाकिस्तान फॉलो करने की कोशिश कर रहा है उसी नक्शे कदमों पर? समय समय पर तो चीन से भी बैर लेता ही है, हालांकि कर्ज के जाल में जो फंसा है उसमें तो कुछ कह ही नहीं सकता, बोलती बंद हो जाती है। देखिए आपने जो प्रश्न पूछा है, देखिए मेरा ऐसा मानना है कि ये जो पाकिस्तान के अंदर के जो हालात हैं वो पाकिस्तान के जो भस्मासुरी जो उसकी जो नीति है उसी का परिणाम है। और पाकिस्तान आज भी आतंकवाद को इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी के तौर पर और आतंकियों को स्ट्रेटेजिक एसेट के रूप में इस्तेमाल करता है। और ये जो फ्रैंकनस्टाइन, ये जो भस्मासुर, ये जो जहरीले सांप पाकिस्तान ने अपने बैकयार्ड में पाल रखे थे, ये सोच करके कि ये जो सांप है सिर्फ पड़ोसियों को डसेंगे, जैसा कि एक बार हिलेरी क्लिंटन ने पाकिस्तान की धरती से ही उन्हें कहा था कि यदि आप ये सोचते हैं कि ये जो सांप हैं जो आपने पाले रखे हैं, यदि ये सिर्फ पड़ोसियों को ही डसेंगे तो ऐसा नहीं होने जा रहा, ये सांप आपको ही डसेंगे। और भारत तो उन सांपों का इलाज करना जानता है, हम तो उन सांपों का इलाज हमने किया भी है, 3-3 बार किया है, और आने वाले समय में भी अगर ऐसी आवश्यकता पड़ती है तो हम इलाज फिर से करेंगे। लेकिन ये जो सांप है ये पाकिस्तान को डस रहे हैं, ये जो भस्मासुर है ये पाकिस्तान को जला रहे हैं। और जहां तक चाइना का प्रश्न है, देखिए चाइना में एक टोटलिटेरियन सिस्टम दिखाई देता है। जो शी जिनपिंग जो का जो शासन है उसमें चाइना एक सर्वाधिकारवाद की तरफ बढ़ रहा है। सब कुछ चाइना के कम्युनिस्ट पार्टी और उनके एकमात्र लीडर्स शी जिनपिंग के कंट्रोल में वहां दिखाई देता है। और अब उसी तरीके का जो पैटर्न है वो पाकिस्तान में भी अब लाने की कोशिश की जा रही है। ये जो 27th अमेंडमेंट को जो इंट्रोड्यूस किया गया है वो उसका ये जो फील्ड मार्शल मुनीर जो कि एसेंशियली फील्ड मार्शल हैं और उनका डिमोशन होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने जाहिर है कि अपने पद को बचाने के लिए अपना प्रमोशन कर दिया। सिर्फ भारत ने उनको जो करारी शिकस्त दी थी ऑपरेशन सिंदूर 1.0 में, तो उसके बाद जो उनकी जो किरकिरी हुई थी पाकिस्तान में, उससे बचाने के लिए उन्होंने अपना प्रमोशन कर लिया। और अब ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि वो इस तरीके की सत्ता हासिल कर लेना चाहते हैं जिसमें कि आजीवन वो वहां पर शासन करते रहें और असीमित शासन करते रहें। और एक जो संस्था है सुप्रीम कोर्ट, कोई दखल ना दे दे बीच में, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को भी विभाजित कर दो, एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट अलग कर दो, अपील्स का जो सुप्रीम कोर्ट अलग कर दो, ताकि सुप्रीम कोर्ट भी अपनी आवाज न उठा पाए। और यहाँ पर उनका जो सेना का जो शासन है जो आज भी जारी है वो बदस्तूर चाइना की तरीके से, जैसे चाइना में सर्वाधिकारवाद है, टोटलिटेरियन सिस्टम है, वैसे पाकिस्तान में भी हो जाए। और ये चूंकि पाकिस्तान में सारा जो वहां की जमहूरियत है वो सेना के इशारों पर काम करती है, इसलिए अमेंडमेंट हो भी जाएगा। पिछला भी हमने 26 अमेंडमेंट देखा था कि सेना ने पास करा लिया था। तो लेकिन ये जो पूरी स्थिति है, मैं कहूंगा कि ये पाकिस्तान के भविष्य के लिए बेहद अंधकार में है। और पाकिस्तान में जमहूरियत की जड़ें हमेशा से कमजोर करके रखी गई थी और उन जड़ों को और अधिक कमजोर किया जा रहा है। वहां पर और अधिक ऐसे ऐसे लॉज और ऐसे ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं कि जिससे वहां पर दूर दूर तक जमहूरियत का कोई निशान ना बने। सर मेरा पॉइंट अब कहीं जाकर के क्लियर हो चुका है कि चाइना का जो फॉलो अप है वो ही पाकिस्तान है, क्योंकि वहां से कर्ज भी मिल रहा है और वहां से इंस्पिरेशन भी ले रहे हैं। अब यूके देवनाथ सर के पास आना चाहूंगी। सर देखिए, तमाम आप समूहों को जानते होंगे किस तरीके से बलोच लिबरेशन आर्मी है और भी छोटे छोटे समूह है जो एक्टिव है अभी भी पाकिस्तान के भीतर और लगातार विरोध की जो आवाज है वो उठा रहे हैं। इससे पहले की बात करूं, व्हेन वी गो बैक टू हिस्ट्री, जनरल शाह मानेकशॉ जो हैं उनको देखिए, उनकी तरफ से और खासतौर पर इंदिरा गांधी की जो तस्वीर है, जो पोस्टर सामने आई थी, उसके साथ में नारे लगाए गए थे, बाकायदे रैलियां निकाली गई थी। वो दौर भूल गया है क्या पाकिस्तान? रितु, पाकिस्तान अपनी जो गुस्ताखियां हैं उसको भूल जाता है। सबसे पहले आजादी के बाद ही उसने गुस्ताखी की कि भारत पर हमला किया।
पाकिस्तान आज तक इस चीज को मानता नहीं है कि सबसे पहले आजादी के तुरंत बाद पाकिस्तान ने ही रजाकारों को, ट्राइबल्स को, कबायलियों को कश्मीर में घुसाया। और बैकग्राउंड से उस वक्त पाकिस्तान की आर्मी ने इन कबायलियों को, रजाकारों को कश्मीर में जब घुसाया, हथियार दिए, उनको गाड़ियां मुहैया की, पेट्रोल, डीजल, अम्munition दिया। आज तक पाकिस्तान कहता नहीं, एक इंटरनल यानी भारत के ही कश्मीरी लोगों ने ही विद्रोह किया था, जबकि सारे प्रमाण हैं, सारे साक्ष्य हैं। बाद में जब वहां पर यूनाइटेड नेशन की पीस कीपिंग फोर्स, ऑब्जर्वेशन फोर्स डिप्लॉय हुई, उन्होंने भी यही कहा कि ये सारे पाकिस्तानी थे जो कि पाकिस्तान से आकर कश्मीर में घुस गए। उसके बाद आप देखिए लगातार 1965 का युद्ध, सबसे पहले पाकिस्तान ने छमजोरिया में ऑपरेशन जिब्राल्टर के तहत भारत पर हमला किया। ये तो वहां पर जो पाकिस्तानी अफसर थे उन्होंने खुद अपने मेमोयर्स में लिखा है। पाकिस्तान के जो रिटायर्ड कर्नल, ब्रिगेडियर जनरल हैं, उन्होंने अपनी किताबों में लिखा है और बड़ी शान से लिखा है कि 1965 के युद्ध में पहले पाकिस्तान ने हमला किया। उनका मकसद ये था कि हमला करके जो पठानकोट से जम्मू और राजौरी और नौशहरा की तरफ सड़क जा रही है उसको काट देंगे, तो JNK जो है भारत से अलग हो जाएगा, कट जाएगा। और पाकिस्तान को सबसे पहले पता होना चाहिए कारगिल में किसने हमला किया। ये डॉक्यूमेंटेड है और अब तो पाकिस्तान की ऑफिशियल रिकॉर्ड में भी आ गया है कि उनके प्राइम मिनिस्टर को भी नहीं मालूम था कि पाकिस्तान के आर्मी पीठ पीछे छुप छुप के कारगिल में अपनी फौज को पहाड़ियों की चोटियों पर पहुंचा रही है, जो कि नक्शे के हिसाब से भारत के एरिया में आते थे। कारगिल के पहले एक रिवाज था कि हर सर्दियों के दौरान पाकिस्तान की आर्मी भी ऊंची ऊंची चोटियों से वापस जाती थी, और सर्दियों में जब बर्फ गिरती थी नवंबर दिसंबर में, तो भारत की आर्मी भी ऊंची ऊंची चोटियों से पीछे आती थी। ये समझ क्यों नहीं पा रहे हैं पाकिस्तानी, समझ क्यों नहीं पा रहे कि खैबर पख्तूनख्वा हो, बलूचिस्तान हो या सिंध प्रांत हो, इसके अलावा भी कई जो छोटे छोटे क्षेत्र हैं वहां, खासकर अगर पंजाब, पाकिस्तान के जो पंजाब है उसको छोड़ करके तमाम वो क्षेत्र हैं, वहां पर अपनी फोर्सेस को क्यों नहीं लगा पा रहे हैं? वहां पर तो सब कुछ एक्टिव है, वहां पर लगा दीजिए ना फोर्सेस, रेदर देन भारत के ऊपर आकर के दाना पानी लेकर चढ़ जाना। रितु जी, पाकिस्तान में होता यह है कि इनको अपने अंदरूनी और बाहर के दुश्मन दिखाई नहीं देते। आज ईरान के साथ इनके संबंध ठीक नहीं है, आज अफगानिस्तान के साथ इनकी दुश्मनी है, जबकि अफगानिस्तान की इन्हीं तालिबान को इन्होंने ही पाला पोसा और रूस के खिलाफ जंग कराया। अफगानिस्तान में जो तालिबान की सरकार आज है, इनको पाकिस्तान ने फंडिंग दी, ट्रेनिंग दी, हथियार दी और फिर अमेरिका के खिलाफ युद्ध लड़ाया। आज POK में इतना अनरेस्ट है। बहुत जल्दी हम देखेंगे कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में तो उन्होंने ऐसे आजादी डिक्लेयर कर दी है, और आज की तारीख में पाकिस्तान की आर्मी और रेंजर्स बलूचिस्तान में अंदर जा नहीं पा रही है। एक्ट ऑफ कन्वीनियंस कहेंगे, जहां सूट करता है वहां पर आगे बढ़ा देना, जहां नहीं सूट करता कदम पीछे कर देना, जहां पर विद्रोह है वहां संभालना नहीं, लेकिन जहां कुछ नहीं है वहां पर लेकर के बिना कुछ बेसिस के बेबुनियाद आरोप भारत पर जड़ देना। शिवदान सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर देखिए, एक्ट ऑफ कन्वीनियंस की जब मैं बात कर रही हूँ, पाकिस्तान ये समझ क्यों नहीं पा रहा है कि कुछ चीजें इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होती हैं, कुछ चीजें सर्च का पार्ट होती हैं, कुछ चीजें आगे जांच का विषय होती हैं, लेकिन इन सब चीजों पर ध्यान नहीं है। क्या हुआ, कैसे हुआ, कितना हुआ, कौन इसमें परेशान हुआ, किसको ज्यादा पीड़ा पहुंची, इन सब से परे पाकिस्तान बस भारत राग गा रहा है। देखिए, पाकिस्तान में टोटली मिसमैनेज अफेयर चल रहे हैं। वो ये बात का रियलाइजेशन ही नहीं करते हैं कि इनकी इस बात का विश्वास कौन करेगा। अपना जो भी उनका अंदर जो अपने क्रिएटेड जो हालात हैं, उनके द्वारा उनके यहाँ जो ट्रबल होती है, उसके लिए भी वो भारत को जिम्मेदार ठहराना चाहते हैं। अब बताइए, बांग्लादेश में पूर्वी पाकिस्तान के अंदर जो उन्होंने हालात क्रिएट किए थे, क्या वो हालात सिविलाइज्ड कंट्री में हो सकते हैं? वहां की 3 लाख महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया, वहां पर शेख मुजीबुर रहमान जो जीत के आए थे इलेक्शन, उनको प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं बनाया? उसके अलावा तरह तरह की डिप्राइवेशन उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान के लोगों के साथ की, केवल इसलिए कि वो बंगाली हैं और वो वहां की पंजाबी कम्युनिटी
पूरे पाकिस्तान पर डोमिनेट करना चाहती है। इसी के रिजल्ट के कारण बलूचिस्तान बैकवर्ड रह चुका है, खैबर पख्तूनख्वा बैकवर्ड चल रहा है। वहां का पूरा ध्यान वहां की सरकार का पंजाब प्रांत पर ही है। इसलिए वो दिन दूर नहीं जब बलूचिस्तान भी बांग्लादेश की तरह आजाद होगा। इनकी नजर तो पीओके पर है ना, पीओके इनका ऐसा दावा करते हैं। पीओके जी, पीओके में भी आप देख रहे हैं कि रोजाना वहां पर एजिटेशन हो रहे हैं। हाँ। वहां पर यदि आप पीओके का संविधान देखें, पीओके में जो कानून लागू है, पीओके के ऐसा ही कर रहे हैं, क्लेम तो ऐसा ही कर रहे हैं। वहां के निवासी जो हैं ऑर्डिनरी पाकिस्तान के बराबर राइट्स नहीं रखते हैं पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। वो नंबर 2 टाइप के सिटीजन हैं वहां पर। वहां के हालांकि वो डिक्लेयर करते हैं कि यहाँ पर प्रेसिडेंट भी है, वहां पर असेंबली भी है, वहां सब कुछ है, मगर उसका कोई वैल्यू नहीं है। एक कमेटी बना रखी है पाकिस्तान ने जिसमें कि उसमें कुछ सदस्य पीओके के हैं, कुछ उसके हैं पाकिस्तान के। तो वही कमेटी डिसाइड करती है पीओके का फेट के पीओके में क्या होने वाला है। इसलिए पीओके टोटली हिपोक्रेसी को समझ चुका है, पूरा दुनिया समझ चुकी है, पूरी अगर कहे ग्लोबल जो है, ग्लोबल अफेयर्स के जो जानकार है वो समझ चुके हैं। वापस आपके पास आऊंगी शिवदान सर, हमारे साथ कुणाल भट्टाचार्य सर भी जुड़े हुए हैं। सर से एक बार मैं एक रिएक्शन चाहूंगी। सर, कहा जाता है ना झूठ, उसके बाद आता है एक बड़ा झूठ, और उसके बाद आता है फिर पाकिस्तान। पाकिस्तान इतना बड़ा झूठ है, इतना बड़ा झूठा देश है कि हर मोर्चे पर अपनी झूठी जो शान है वो दिखाने में पीछे नहीं होते हैं, चाहे अमेरिका जाकर हो, चीन के साथ संबंध को लेकर के हो या अन्य चीजों को लेकर के हो। हमने पहलगाम में भी देखा था ना, कहा कि 6 भारतीय जेट गिर गए हैं, सबूत आज तक नहीं मिले हैं सर। लेकिन हमने कितने कैंप उड़ाए उनके, कितने आतंकियों का खात्मा किया, वो तो हमने सबूत दिए हैं। हमारी जो वॉरियर्स है, जो महिला वॉरियर्स है, उन्होंने बाकायदे दिए ऑपरेशन सिंदूर के जरिए। हमने पहले ही बताया है, पाकिस्तान ब्लेम करता है इंडिया को कुछ फायदा पाने के लिए। ये वर्ल्ड बैंक और ये जो फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है अमेरिका से कुछ लोन लेने का, और इवन पाकिस्तान ने एयरक्राफ्ट खरीद रहा है, वो बोल रहा है हम टेररिस्ट के ऊपर वो F-16 प्लेन चलाएंगे, और एक्चुअली वो प्लेन इंडिया के अगेंस्ट में यूज किया है। हमने एक मार गिरा के उसका पार्ट्स भी दिखाया है, जो क्या उसमें टर्म्स एंड कंडीशन में अमेरिका परचेस करने का टाइम था। तो ये कहानी है, उसका एम अलग है, और ये कोई इन्वेस्टिगेशन करना ही नहीं चाहता है, क्योंकि ये बेबुनियाद है। हमने ऑलरेडी 1-2 दिन हुआ है बॉम्बे दिल्ली ब्लास्ट में, हम 7 आदमी को गिरफ्तार किया है, उनका पूरा कहानी हमने पता किया है, उनका साथ असार मसूद का क्या रिश्ता है वो सब चेक किया है। लेकिन ये एक दिन हो गया है पाकिस्तान का। आतंकिस्तान यूं ही नहीं कहा जाता, आतंकिस्तान नाम इसी वजह से दिया गया है क्योंकि फहरिस्त बड़ी लंबी चौड़ी है। 1-2 नाम उसमें होते तो समझ आता, लेकिन इतनी नाम है कि पाकिस्तान उसे झुठला ही नहीं सकता है। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर भी है। सर, वापस आपके पास आऊंगी, अपनी बात को कंप्लीट कीजिएगा, लेकिन इसी से एड ऑन सवाल जो मेरे मन में आ रहा है वो यूके देवनाथ सर से पूछना बहुत जरूरी है। सर, ये जो हिपोक्रेसी है पाकिस्तान की, ये तो पूरी तरीके से बहुत पहले एक्सपोज हो चुकी है। ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहते वो अलग चीज है, लेकिन अलग अलग धड़ों में इनके डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ कुछ कहते हैं, शहबाज शरीफ कुछ कहते हैं, डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं सर, ये अफगानिस्तान पर आरोप लगाना या भारत पर। रितु जी, पाकिस्तान में ख्वाजा आसिफ को हम डिफेंस मिनिस्टर समझते हैं, लेकिन ये समझना पड़ेगा कि उनको अपॉइंट करने में पाकिस्तान आर्मी का हाथ रहा है। शहबाज शरीफ को हम प्राइम मिनिस्टर समझते हैं, हम सोचते हैं कि पीएमएलएन फेयर इलेक्शन जीतकर सामने आई है, ऐसा नहीं है। पीएमएलएन को इलेक्शन में जितवाया किसने? पाकिस्तान की आर्मी ने। उसके बाद पीएमएलएन का अलग अलग गठबंधन, जैसे पीपीपी के साथ बिलावल भुट्टो के साथ किसने गठबंधन कराकर सरकार बनवाया। देखिए, पीएमएलएन की सरकार माइनॉरिटी सरकार है, अपने बुलबुते पे नहीं खड़ा हो सकती थी, लेकिन पाकिस्तान आर्मी के कहने पर बिलावल भुट्टो और
पीपीपी ने उनको सहयोग किया और सरकार बनाई। तो शहबाज शरीफ को मालूम है कि सरकार में वो प्राइम मिनिस्टर तब तक हैं जब तक कि आसिम मुनीर मुस्कुरा रहे हैं, और जब तक आसिम मुनीर का आशीर्वाद शहबाज शरीफ पर है तब तक वो प्राइम मिनिस्टर हैं। अब आर्मी का, पाकिस्तान आर्मी की एक ही रिक्वायरमेंट है कि लगातार एक इमेजिनरी दुश्मन को ढूंढते रहो, भारत। क्योंकि जब तक पाकिस्तान की आम आवाम को लगता है कि भारत दुश्मन है, अफगानिस्तान दुश्मन है, तब तक पाकिस्तान में पाकिस्तान की आर्मी का वजूद है। जिस दिन भारत दुश्मन नहीं रहा, पाकिस्तान के लोग बोलेंगे यार टैक्स इतना क्यों पे करे फौज के लिए, भारत के साथ तो हमारी दुश्मनी हो गई, दुश्मनी सेटल हो गई, भारत तो अब हमारा दोस्त बन गया। तो पाकिस्तान की आर्मी अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए दो काम करती है। बीच बीच में बोलती है भारत हमारा दुश्मन है, दहशतगर्दी को अंजाम दे रहा है पाकिस्तान के अंदर। दूसरा, पाकिस्तान की आर्मी इतनी बहादुर है कि एक दिन कश्मीर को पाकिस्तान से मिला देगी। इसी से पाकिस्तान के जो आम आवाम बनाना इसी को कहते हैं ना सर, ख्याली पुलाव जो बना रहे हैं वो कभी सर्व नहीं कर पाएंगे अपने लोगों को। ये जो पुलाव बन रहा है ये बनता ही रह जाएगा। रितु जी, पाकिस्तान की आर्मी जो है वो साइकोलॉजिकल और साइकियाट्रिक तरीके से अपनी आवाम को कंट्रोल करती हैं। उनको मालूम है कि पाकिस्तान के लोगों की नब्ज कहां पर है। जाहिर बात है पाकिस्तान के जो लोग हैं उनको ऐसा लगना चाहिए कि भारत दुश्मन है। जाहिर बात है कि पाकिस्तान के लोगों को ऐसा लगना चाहिए कि अफगानिस्तान की तालिबान से उनको खतरा है, तो बलूचिस्तान में बीएलए से खतरा है। अब सिंध प्रोविंस में भी सुगबुगाहट चल रही है क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी में सिंध का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। राइट। पाकिस्तान की आर्मी ऐसा दिखाती है कि पीओके तो पाकिस्तान के नीचे इसीलिए है क्योंकि आर्मी ने पीओके को रखा हुआ है। वहां पर ऐसी धारणाएं फैलाई हुई कि अगर पाकिस्तान की आर्मी कमजोर हुई तो पीओके हाथ से निकल जाएगा। पता ना चले कि पाकिस्तान में सैन्य जो शासन है वो कितना मजबूत है, पूरी तरीके से इम्प्लीकेट हो चुका है, ये ना पता चले, यही तो छुपाने की कोशिश है। और इसी वजह से तो तरह तरह की जो हथकंडे है पाकिस्तान अपनाते ही रहता है। वापस में एक बार कुणाल भट्टाचार्य सर के पास जाऊंगे और इसी से जुड़ा, क्योंकि कनेक्टेड सवाल थे तभी मैं दोनों के पास एक एक करके गई। सर जरा समझाइएगा, ख्वाजा आसिफ छोटी सी छोटी चीज हो जाती है। अभी देखिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो परिसर है वहां पर ब्लास्ट होता है, आरोप लगा दिया भारत पर, छोटी छोटी चीजों पर एक्ट ऑफ वॉर घोषित कर देते हैं। ऐसे तो इनकी पूरी एनालिसिस है, पूरी जो स्ट्रेटेजी है ऐसे चलती है इनकी। पाकिस्तान का हमारा आसिफ मुनीर, अभी मैं कल सुन रहा था, वो इमरजेंसी मीटिंग बुलाया है और पाकिस्तान का सारी एयरपोर्ट में वो स्टैंड टू है और उनका जो एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम है वो दे वर एक्सपेक्टिंग इंडिया से कोई फिर ना ड्रोन अटैक या कोई एयरक्राफ्ट अटैक ना हो जाए, इसलिए पाकिस्तान एक वार मॉन्गरिंग में एक टेंशन बना के रखा हुआ है। जो देवनाथ सर ने अभी बोला है कि पाकिस्तान आर्मी का इंपॉर्टेंस बनाए रखना जरूरी है, तो वो बोलेगा ये अटैक कर रहा है, इंडिया अटैक कर रहा है, अफगानिस्तान अटैक कर रहा है, टीटीपी अटैक कर रहा है, इसीलिए एक हवा माहौल बना के रखा हुआ है एंड दैट इज व्हाई आर्मी का इंपॉर्टेंस मेंटेन है। तो ये नहीं होगा तो जनता ने बोलेगा जी भाई हम क्यों क्या कर रहा है, और ये एक लड़ाई का अभावा एक एनवायरनमेंट बना के रखे तो ये फॉरेन एड्स और वो भी अमेरिका से वेपन खरीदना वगैरह वगैरह वो सब चालू रखे। सो दैट इज व्हाई दे हैव टू create this image that we are threatened, we are the sufferer of terrorism। ये करके हमें it is for their own survival, अपने को बचाने के लिए वो हमारे इतना लोग अगर इस तरीके की बातें सोचते हैं सर, तो मुझे हंसी आती है उनकी सोच पर कि भारत से compete करने चले हैं, लेकिन जो सोच है अभी भी वही ओल्ड स्कूल सोच उनकी चल रही है। एक बार मैं संजीव सर का रुख करना चाहूंगी क्योंकि विदेश मामलों के वो बेहतरीन जानकार है। सर जरा ये मुझे बताइएगा अपने चश्मे से कि अगर मैं कहूँ
जब हमने देखा था किस तरीके से जब सीज फायर हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच, जब पहलगाम आतंकी हमले के बाद जो स्थितियां जो थोड़ी नाजुक हो गई, जब ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई, भारत ने करारा जवाब दिया। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए कैसे नेस्तनाबूद किया, खात्मा किया उन आतंकियों का जो उन कैंप्स में बैठ करके वहां से साजिश रच रहे थे। पहुंच गए अमेरिका की शरण में, अमेरिका को मध्यस्थता करने के लिए बोला, लेकिन उसके बाद बयान क्या दिया कि भारत ने पहल की थी। देखिए, पाकिस्तान तो अपने झूठ फरेब के लिए जाना जाता है, कुख्यात है, नोटोरियस है। और जाहिर है कि जब हमने ऑपरेशन सिंदूर किया तो पाकिस्तान घुटनों के बल आ गया और वो जो है सीज फायर की गुहार लगाने लगा। और पाकिस्तान के जो डीजीएमओ के द्वारा जब हमारे डीजीएमओ से सीधी बातचीत की गई तो उसके बाद भारत ने भी जो कि हमारा जो अप्रोच था शुरू से ही बहुत रिस्पॉन्सिबल था। हमने ये कह रखा था कि हमने जो ऑपरेशन सिंदूर किया है वो आतंक के ठिकानों को मिट्टी में मिलाने के लिए किया है, और वो जो पहलगाम की जो आतंकी घटना की जो साजिशकर्ताओं को उनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए किया है। और वो हमने सारे लक्ष्य जो 9 के 9 लक्ष्य थे सबके सब सटीक तरीके से हासिल किए। और उसके बाद भारत ने बहुत स्पष्ट कर रखा था कि हमारी ये जो कार्रवाई है वो नॉन एस्केलेटरी है, हम कोई युद्ध थोपना नहीं चाहते। हमारी जो कार्रवाई थी वो आतंकवाद विरोधी कार्रवाई थी, लेकिन यदि आप युद्ध थोपने की कोशिश करेंगे तो भारत किसी भी स्तर पर जाकर के कैसा भी रिस्पॉन्स कर सकता है। और एक मिनट, जब भारत ने जब रिस्पॉन्स किया, जब पाकिस्तान ने उसको हमारे शहरों को टारगेट करना शुरू किया तो भारत ने उसका बहुत ही माकूल जवाब देना शुरू किया। और 4 दिनों के अंदर पाकिस्तान घुटनों पे आ गया। अमेरिका से जाकर के गुहार लगा रहे हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी में जाके यहाँ वहां गुहार लगा रहे हैं, लेकिन भारत जाहिर है कि ऐसे किसी चीज पे भारत ध्यान नहीं देता। जब पाकिस्तान के डीजीएमओ ने कहा कि भाई हम क्षमा चाहते हैं वगैरह वगैरह के सेंस के आधार पे, तो जाहिर है कि ऐसे में भारत ने भी अपना जो एक रिस्पॉन्सिबल नॉन एस्केलेटरी वगैरह जो अप्रोच होता है उसके तहत भारत ने इसको सीज फायर को माना। उसमें अमेरिका का कोई रोल नहीं था। अमेरिका ने एक फैसिलिटेटर की भूमिका जरूर निभाई होगी, लेकिन मीडिएशन का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। डोनाल्ड ट्रंप बार बार कहते रहे, लेकिन उसका कोई असर भारत के ऊपर नहीं पड़ता है। देखिए, एक बात मैं ऋतु जी कहना चाहता हूं, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो भी आउटस्टैंडिंग इश्यूज हैं वो सिर्फ और सिर्फ बायलैटरल तरीके से ही रिजॉल्व हो सकते हैं, जो कि शिमला समझौते और लाहौर डिक्लेरेशन में ये बात लिखित है। पाकिस्तान भी उसका सिग्नेटरी है। तो ऐसे में किसी तीसरे पक्ष के बारे में बात करना कि उसने कह दिया तो सीज फायर हुआ, या कोई अन्य राष्ट्र कहने लगे कि हमने हमारी वजह से सीज फायर हुआ, बिल्कुल गलत है। भारत में ये जो सीज फायर है पाकिस्तान के डीजीएमओ के डायरेक्टली भारत से के डीजीएमओ से बात करने पे और अनुनय विनय करने पर भारत उसको जाकर के माना। ये बात बहुत स्पष्ट। बिल्कुल, इसी पर मैं शिवदान सर से पूछना चाहूंगी। सर, हमारे दिल्ली में भी तो ब्लास्ट हुआ था, हमने थोड़ी जाकर के बोल दिया पाकिस्तान ने किया है। हम तो एविडेंसेस निकाल रहे हैं। विद इन 24 आवर्स पता लग गया कि कौन है, उमर नबी कौन है, कैसे कैसे जो यहाँ पर डॉक्टर का मॉड्यूल जो है वो चलाया जा रहा था, एक सफेद पोश तरीके से कैसे पीठ पर खंजर भोंकने की कोशिश की जा रही थी, उसे डिफ्यूज कर दिया गया। पाकिस्तान के अंदर क्यों नहीं होता ऐसा? पाकिस्तान क्या अलग थलग पड़ गया है पूरी दुनिया में? देखिए, मैं ये बताना चाहता हूं कि जैसा मैंने पहले ही कहा है, पाकिस्तान के अंदर गैर जिम्मेदाराना हरकत बहुत होती हैं। वो कोई रेस्पॉन्सिबल देश नहीं है। हमारे देश में हमारे नेताओं ने, हमारे प्रधानमंत्री ने, हमारे गृह मंत्री ने तभी कोई स्टेटमेंट दिया है जब उनको कोई प्रूफ ग्राउंड पे मिला है। उन्होंने सारी सिक्योरिटी एजेंसीज को काम पे लगाया, एनआईए को फॉरेन जॉब पे लगाया, और उन्होंने जब कुछ प्रूफ निकाले तब उसके बाद उन्होंने जब ये जितने भी ये नाम मिले, जितने डॉक्टरों के नाम मिले, कश्मीर से कॉन्टेक्ट मिला है, तो तब उन्होंने कहा कि या इसमें जैसे मोहम्मद इन्वॉल्व है, अजहर महमूद जो पाकिस्तान में बैठा है वो इसको कंट्रोल कर रहा था, नियंत्रण कर रहा था, और ऑन टॉप ऑफ दिस पाकिस्तान की आईएसआई पूरा नियंत्रण कर रही थी। क्योंकि जो ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ है, इसी तरह का ऑपरेशन पाकिस्तान हम अपने ऊपर एक्सपेक्ट कर रहा था, इसलिए उसने इस तरह की हरकतें हमारे यहाँ कराई हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान के अंदर कोई जिम्मेदाराना हरकत नहीं है। एक गैर जिम्मेदाराना की तरीके से वो जो भी चाहे स्टेटमेंट दे देते हैं। नंबर 2, मैं ये बताना चाहता हूं, अपने ग्रुप कैप्टन साहब के स्टेटमेंट के साथ जोड़ना चाहता हूं कि पाकिस्तान की सेना
इतनी इंटरेस्टेड क्यों हैं उस देश में अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए। जैसे हमारे देश में पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं जिनकी जो रिटर्न्स हैं वो देश की वेलफेयर पर खर्च की जाती हैं। पाकिस्तान के अंदर 60% पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग पाकिस्तान आर्मी कंट्रोल में है, जिसकी जो रिटर्न्स है, जिसका प्रॉफिट है, वो पाकिस्तानी सेना अपने ऊपर खर्च करती है। वहां के जो अधिकारी हैं, वहां के सब लोग हैं, वो एक तरह के फ्यूडल डेटा होता है इनके पास अगर डेटा एनालिसिस होता तो इस तरीके की बेबुनियाद बातें थोड़ी करते, इस तरीके की गैर जिम्मेदाराना बातें थोड़ी करते। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर हमारे साथ है। सर, हम विजुअल्स लगातार चला रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के परिसर में किस तरीके से क्या हुआ, परिसर के भीतर ब्लास्ट कैसे हुआ, लेकिन सर अगर पैक्ट की बात की जाए, कई पैक्ट और भारी भरकम शब्द जो है पाकिस्तान इस्तेमाल करता है। पाकिस्तान कहता है मीटिंग करता है, कहता है बायलैटरल तौर पर बातचीत के जरिए हल निकाला जाए। मीटिंग तो काबुल में भी हुई थी, मीटिंग तो कतर में भी की जाती है, मीटिंग तो अलग अलग जगहों पर करती है, टर्की में भी करते हैं, अफगानिस्तान को डराते हैं कि भैया छोड़ दो, लेकिन तब भी बाज नहीं आ रहे, कुछ हासिल नहीं होता है, खाली गीदड़ बग्गी देकर के एक हिपोक्रेट के तौर पर रह जाते। रितु जी, हो ये रहा है कि चाहे बातचीत कश्मीर, चाहे बातचीत अफगानिस्तान के बारे में कतार में हो या इस्तांबुल में हो, टीम का लीडर कौन था? मैं तो हैरान हूं कि टीम का लीडर इस्तांबुल में एक मेजर जनरल था। कैसे एक तो एक मेजर जनरल के पास उस तरह की डिप्लोमेटिक और कूटनीतिक मैच्योरिटी नहीं होती है कि वो एक इस तरह के डेलीगेशन को लीड कर सके। इस तरह की डेलीगेशन जिसमें कि थोड़ा नरम रुख अख्तियार करना पड़ता है, कुछ गिव एंड टेक करना पड़ता है, अफगानिस्तान के साथ कुछ छोटा मोटा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, इसके लिए उनकी जो फॉरेन सर्विस है उनका एक प्रतिनिधि इस डेलीगेशन को लीड करना चाहिए। लेकिन मैं हैरान हूं कि एक फौजी इसको लीड कर रहा था। एक फौजी का एक सोचने का अंदाज होता है, वो हमेशा सख्ती से सोचता है अपनी फौज के करियर में, वो हथियारों के इस्तेमाल से ही सॉल्यूशन ढूंढता है अपने फौजी करियर में। अब उसको अगर आप हवाई जहाज में बिठाकर कतार भेज दोगे, इस्तांबुल भेज दोगे, तो वो अपनी जो 30 साल 40 साल की ट्रेनिंग है उसको नहीं भूलेगा, वह उस मानसिकता से निकलेगा ही नहीं। मीटिंग में भी जब जाते हैं, जब मीटिंग भी करते हैं, अगर कोई वार्ता भी कर रहे हैं, उस वार्ता में भी सीधे सीधे कह देते हैं कि आप बाज मान जाइए, नहीं तो ये एक्ट ऑफ वॉर है, सीधे ऐलान के तौर पर कर देते हैं। और अगर हम बात करें कि समय समय पर इस बात को एक्सपोज भी किया गया है, अगर हम हिस्ट्री में जाए, अभी मैंने जिक्र किया था मानेकशॉ का, जनरल मानेकशॉ का, इंदिरा गांधी का, उन तमाम पोस्टर्स में जब उन्हें पोर्ट्रे करके अफगानिस्तान के खास तौर पर जो बलूच है उनके तरफ से जब पोर्ट्रेयल किया गया और विरोध किया गया खुली तौर पर, तब भी कुछ नहीं कर पाए थे, चाहे परवेज मुशर्रफ आ जाए, आसिम मुनीर आ जाए, शहबाज शरीफ आ जाए। अब पाकिस्तान में होता यह है कि आजादी के बाद से ही उनकी आर्मी जो है सत्ता में रही है 35 साल आज तक, और जब आर्मी परोक्ष रूप से सामने होती है तो बैकग्राउंड से आर्मी कंट्रोल करती है सत्ता को। जैसे आज की तारीख में कहने को तो आसिम मुनीर उनके आर्मी के चीफ हैं, लेकिन हमें मालूम है कि पाकिस्तान का विदेश मंत्रालय उनसे चलता है, पाकिस्तान का गृह मंत्रालय आर्मी चीफ के कहने पे चलता है, पाकिस्तान का वित्त मंत्रालय जो है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज आर्मी चीफ के कहने पे करता है। तो जैसे हमारे यहाँ देखिए डेमोक्रेटिक प्रोसेस इंस्टीट्यूट कितने मजबूत हैं, हमारे यहाँ भी तो फील्ड मार्शल मानेकशॉ थे, लेकिन आर्मी ने युद्ध जीता और उसके तुरंत बाद आर्मी अपनी छावनी में चली गई, नॉर्मल ट्रेनिंग करती है। तो इसका क्या मतलब है कि भारत में आर्मी को हम जानते हैं क्या रोल है। आर्मी का काम है छावनी में रहना, ट्रेनिंग करना और विदेश से हमला होने पर देश की सुरक्षा करना। लेकिन पाकिस्तान की आर्मी अपने को समझती है कि देश को, पाकिस्तान को चलाना पाकिस्तान की आर्मी का काम है। वहां देखिए उनका जो पाकुल में जो उनकी मिलिट्री एकेडमी है जहां यंग लेफ्टिनेंट्स को ट्रेनिंग दी जाती है, मिलिट्री कैडेट्स को, वहां पे उनको सिखाया जाता है
कि और यही पाकिस्तान समझना को होगा कि जहां पर एक्शन लेना है वहां एक्शन नहीं ले रहे हैं, वहां पर बिल्कुल कह सकते हैं बेसुध होकर बैठे हुए हैं, वहां पर नहीं सोच रहे हैं कि वहां पर कुछ हल निकाला जाए। लेकिन जहां नहीं बोलना है वहां भारत के लिए आ जाते हैं पूरा चिट्ठा लेकर के कि भारत ये कर रहा है, जबकि ये नहीं देखते हैं कि वहां के जैश से कनेक्टेड जो लोग हैं वो यहाँ पर दिल्ली में किस तरीके की करतूत कर रहे हैं, जो कि अभी एविडेंसेस के बिहाफ पर निकल भी आ रहा है। हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव सर है। आखिरी रिएक्शन सर का मैं चाहूंगी। सर, पूरी तरीके से अगर कहें, समअप करें इस पूरी डिस्कशन को, तो अब एक्सपोज तो हो ही गया है पाकिस्तान, धीरे धीरे क्लियर कट अंदाज में अपनी बात को रखना, लेकिन अगर कहे बायलैटरल टॉक्स के जरिए वो कहता है कि बातचीत होनी चाहिए, लेकिन बायलैटरल टॉक्स भी काम नहीं आ रही है, चाहे काबुल हो, कतर हो या ईरान हो। पाकिस्तान के बारे में ये कहा जाता है कि विश्व के राष्ट्रों के पास सेनाएं होती हैं, लेकिन पाकिस्तान की जो सेना है उसके पास एक देश है, उसके कब्जे में एक देश है, और उस कब्जे को पाकिस्तान की सेना आगे भी बना के रखना चाहती है और तरह तरह से अमेंडमेंट इत्यादि करके वो और अधिक अपने शासन को वो करना चाहती है। और जाहिर है कि वहां पर सेना ही रियल रूलर्स हैं, और सेना का जो अप्रोच है वो पड़ोसियों के प्रति वो ये है कि वो अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को हासिल करने के लिए आतंकवाद को अपने इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी के तौर पर और आतंकियों को स्ट्रेटेजिक एसेट के रूप में वो पहले से इस्तेमाल करते रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, और मेरा ऐसा जो असेसमेंट है कि वो आगे भी उनके सुधरने की कोई जो है चांसेस नहीं दिखाई देते। ये अलग बात है कि ये जो आतंकवादी हैं वो पाकिस्तान को ही जला रहे हैं, पाकिस्तान में ही बड़े हमले कर रहे हैं, और मेरा ऋतु जी ऐसा मानना है कि पाकिस्तान अगर इसी नीति पर चलता रहा तो इसके आने वाले समय में कई टुकड़े होंगे, कम से कम 4 टुकड़े होते हुए तो मैं स्पष्ट रूप से देखता हूं। खुद ही खा लेते हैं सर। और जी। ये कहा जाएगा दिस इज हाई टाइम कि पाकिस्तान अब समझ जाए इस चीज को और अपने घर में भी थोड़ा सुधार करे, अपने आंगन में देखे ना। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए, डिस्कस करने के लिए कि किस तरीके से पाकिस्तान जो है पूरी तरीके से अलग थलग पड़ चुका है और पाकिस्तान इसी तरीके की गीदड़ भपकियां देता रहता है।